नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मना रहा है और ऐसे में इस बीमारी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अविनाश कुमार, जो कि पारस HMRI हॉस्पिटल पटना में हम उनसे बात करते हैं और इस बीमारी के बारे में जानते हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। सर, ये जो बीमारी है, इस बीमारी से कैसे बचा जाए, ये बीमारी कैसे होती है और ये कितनी घातक है? नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। हाँ शादाब जी, तो काफ़ी अच्छा सवाल आपका। जैसे हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवांशिक बीमारी है और आनुवांशिक होने के कारण क्या होता है कि जो माँ होती है वह इस बीमारी की कैरियर होती है ना, उनमें डिफेक्टिव जीन होता है, लेकिन माँ को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, पता नहीं चलता है बाहर से कि माँ को हीमोफीलिया है या कोई दिक्कत है या उनकी कैरियर है। लेकिन उनके लड़के जो होते हैं उनको यह हीमोफीलिया बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है कि चूँकि आनुवांशिक बीमारी है तो जन्म से ही उनमें यह प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, लेकिन क्या होता है जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो हम काफ़ी केयर उसका करते हैं, उसको गोद में रखते हैं, बिछावन पर भी काफ़ी सावधानी से रखते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता है कि यदि हल्का भी चोट लगे तो बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, या कभी कभी होता है कि जो नॉर्मल काम भी हम लोग करते हैं उसमें ब्लीडिंग हो सकती है ना। जैसे कि बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 6 महीने का होता है और क्रॉल करने लगता है ना, जैसे रेंगता है, घुटने के बल रेंगता है, तो घुटने में जो चोट लगती है उस कारण से क्या होता है, घुटना फूल जाता है, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। और बच्चा देखेंगे कि इस तरह के बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं। वो छोटे बच्चे बता तो नहीं पाएंगे कि उनको घुटने में दर्द है, लेकिन वो इरिटेटेड रहेंगे, रोते रहेंगे, घुटना का सूजन बढ़ता चला जाएगा। और यदि कभी उनको कहीं और भी चोट लगा, नाक में चोट लगा, तो वहाँ से काफ़ी रक्तस्राव हो सकता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, यदि दांत उखरवाने हम लोग गए तो दांत उखरवाने के बाद नॉर्मल जो ब्लीडिंग है वो शाम तक रुक जाती है ना, 2-3 घंटे में रुक जाती है। लेकिन ऐसे बच्चों में क्या होता है कि वो नहीं रुकेगा, वो 2-3 दिन 4 दिन तक होते रहेगा। उसके लिए कुछ और पता चला कि स्टिच लगवाना पड़ा या कुछ दवा खाना पड़ा, तभी रुकता है। और जैसा कि मुस्लिम धर्मों में होता है कि बच्चों के खतना किए जाते हैं ना, सरकमसीजन किया जाता है, तो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका कि खतना हुआ और उसके बाद से ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, ब्लड चढ़ाना पड़ गया। तो ये सब इंडिकेशन है जिसमें कि हम लोग को माता पिता को सोचना चाहिए कि कहीं हमारे बच्चे को अत्यधिक रक्तस्राव तो नहीं होता है, कहीं घुटने में सूजन तो नहीं होता है, काफ़ी इरिटेटेड रहता है, या कहीं मैंने अत्यधिक रक्तस्राव हो ना, जैसे अनएक्सपेक्टेड ना, बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम चोट लगता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी, हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो ज़रूर हमें जांच करवानी चाहिए, किसी हेमाटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए कि इस बच्चे को हीमोफीलिया तो नहीं है। तो पहली चीज़ की आनुवांशिक है और बचपन से ही रहेगी, जन्म से ही रहेगी। और सिम्टम जो है कभी कभी लेट भी आते हैं ना, जैसे कि 30-40 उम्र तक ब्लीडिंग नहीं हुई, जैसे मॉडरेट हीमोफीलिया होता है, या हल्का वाला हीमोफीलिया होता है, माइल्ड हीमोफीलिया। तो उसमें बड़ी उम्र में जब कोई ऑपरेशन किया जाता है और पता नहीं होता है कि हीमोफीलिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है ना। तो ऐसा भी होता है कि मतलब पता एक ज़माने तक नहीं चला और अचानक से 30-40 साल की उम्र में कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ या कुछ हुआ तब? हाँ, होता ही है। जैसे कि क्या है कि हीमोफीलिया में फैक्टर की कमी होती है, फैक्टर 8 की कमी से हीमोफीलिया ए होता है और फैक्टर 9 की कमी से हीमोफीलिया बी होता है। 3 तरह के शायद हीमोफीलिया। हाँ, हीमोफीलिया सी है, जैसे फैक्टर 11 की कमी होती है, लेकिन वो रेयर है। ज़्यादातर जो मरीज़ हम लोग देखते हैं वो हीमोफीलिया ए या बी के देखते हैं। तो क्या है कि चोट लगेगा तभी ब्लीडिंग होगी। यदि मान लीजिए किसी को माइल्ड हीमोफीलिया है ना, हल्का वाला हीमोफीलिया है, थोड़े से फैक्टर की कमी है, तो बहुत सारे मरीज 60-70 साल की उम्र तक उनको पता नहीं चलता है ना, उनको स्किन में काले काले धब्बे आते हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। और 70 साल की उम्र में मान लीजिए कोई सर्जरी होनी है, पेट की सर्जरी होनी है, उस समय जांच होता है जब प्री ऑपरेटिव चेकअप, तो उसमें पता चलता है कि APTT काफ़ी बढ़ा हुआ है, तब जांच में पता चलता है कि उनको हीमोफीलिया है। तो जो सीवियर हीमोफीलिया होते हैं ना, वो तो बचपन से ही उनको दिक्कत रहती है। जो मॉडरेट हीमोफीलिया हैं वो हो सकता है 15, 20, 25 साल की उम्र में पता चले उनको। और जो माइल्ड हीमोफीलिया है वो हो सकता है कि अनडायग्नोज्ड ही रहें, जीवन भर अनडायग्नोज्ड है ना, कभी जांच हो तो पता चले कि APTT जांच बढ़ा हुआ है। आपने एक बात बोली सर कि माँ जो है वो कैरियर होती है और बच्चे में हो सकता है, तो क्या माँ को वो बीमारी नहीं होगी और वो कोई ऐसा सिम्टम माँ में नहीं आएगा?
हाँ, माँ में सिम्पटम नहीं आता है, इसलिए कि क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं, या मतलब जो हम कहें कि गर्ल्स होती हैं ना, तो उनके क्रोमोसोम्स होते हैं डबल एक्स, एक्स एक्स होता है ना। जी। तो उसमें यदि एक एक्स में बीमारी है तो दूसरा जो नॉर्मल एक्स है ना, वो उसको कंपनसेट कर लेता है, वो 50% फैक्टर बना देता एक्स है। वाई जो बॉय में होता है हाँ, बच्चे उसमें। में क्या है, एक्स वाई है तो एक जी। ही एक्स हुआ, जी। तो उसमें फैक्टर की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस कारण से क्या होगा कि माँ कैरियर होंगी, लेकिन उनमें फैक्टर उतना कम नहीं होगा, तो उनको ब्लीडिंग के सिम्टम्स नहीं होंगे। बहुत रेयरली ऐसा देखा गया है कि कुछ माँ हैं जो कैरियर हैं, उनको मासिक में काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई या कोई ऑपरेशन हुआ तो ब्लीडिंग हुई, लेकिन ज़्यादातर माँ को कोई सिम्टम नहीं होता है। अच्छा, तो अगर इस तरह की बीमारी किसी बच्चे में बचपन में माँ बाप को ऐसी झलक जाती है कि बच्चे में है इस तरह का कोई प्रॉब्लम, वो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो किस तरह का प्रिकॉशन फिर उनको रखना होता है, कैसा इलाज होता है और क्या करना होता है? हाँ हाँ, सबसे पहले तो करना है कि ऐसा सिम्टम हो तो पहले हेमाटोलॉजिस्ट से मिलें। ज़रूरी नहीं कि हीमोफीलिया ही हो, उसकी जांच होगी। हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे एपीटीटी कराते हैं ना, तो एपीटीटी ऐसे मरीजों में देखा जाता है काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो क्यों बढ़ा हुआ है, इसके कारण के लिए हम लोग फैक्टर 8 पहले कराते हैं, चूँकि हीमोफीलिया ये कॉमन है। फैक्टर 8 की कमी यदि है तो हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं कि उसको हीमोफीलिया ए है, हाँ। और फिर फैमिली स्टडी करते हैं और भी जेनेटिक टेस्ट वगैरह करते हैं किस तरह का म्यूटेशन है। और यदि फैक्टर 8 नॉर्मल है तो फिर फैक्टर 9 करते हैं, उसकी कमी है तो फिर फैक्टर हीमोफीलिया बी हो गया। और हीमोफीलिया सी है, जैसा आपने पूछा भी, फैक्टर 11 की कमी से होता है, हाँ। तो इस तरह से हम लोग डायग्नोसिस पहले कंफर्म करते हैं ना, ठीक है। उसका इस्टेब्लिश कर दिए, हीमोफीलिया सोसाइटी है, वहाँ भेज के उनका कार्ड बन जाता है कि उनको हीमोफीलिया है। और जैसा मैंने बताया कि इसके सिम्टम्स ज़्यादातर मरीजों को हल्का चोट लगने से या थोड़ा भी चोट लगने से ही आता है। तो पहला जो माँ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माँ एक डॉक्टर हो गई ना, तो घर में उसको जानना है कि हमको बच्चे को चोट से बचाना है। ऐसे किसी भी चीज़ को ना रखें जिसमें कि चोट लग सकता है बच्चे को ना, जैसे कि कट वट ना हाँ हो। हाँ, जैसे कि चाकू है, मान लीजिए हमने बाहर रख दिया, उससे गलती से भी लग गया बच्चे को तो काफ़ी रक्तस्राव हो जाएगा। कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाए तो ज़रूर बताएं कि इनको हीमोफीलिया बीमारी है, ज़्यादा रक्तस्राव होता है। दूसरा है कि जैसे कोई भी चीज़ हो, टेबल है, उसका यदि नुकीला है किनारा ना, तो उसमें दांत में चोट लग जाएगा, बच्चे को नाक में लग जाएगा। तो इस तरह के हमको खुद सोचना है कि हमारे घर की क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारे बच्चे को चोट लग सकती है। छोटा बच्चा है तो पलंग पे छोड़ के कोई अनअटेंडेड नहीं रहे ना, बाहर कहीं चले गए, गिर गया, यदि सर में चोट लग गई तो वो भारी दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात है कि यदि ब्लीडिंग होने लगा किसी को, तो घर से हॉस्पिटल तक लाने में कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होती है कि ब्लीडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत सारे जो हीमोफीलिया के परिवार हैं उन्होंने क्या किया, और हम लोग भी सजेस्ट करते हैं कि आप जिस फैक्टर की कमी है उसको घर में ही फ्रिज में रखिए, हाँ, 500 यूनिट रखिए। और बहुत सारी माँ हैं या अगल बगल कुछ कंपाउंडर भाई साहब भी मिल जाते हैं जो कि उस फैक्टर को वहीं दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग रुक जाती है, और हमारे पास जब आते हैं तो फिर थोड़े से स्टेबल स्थिति में रहते हैं। नहीं तो कभी कभी बहुत अधिक रक्तस्राव के कारण मरीज की स्थिति खराब हो जाती है। दूसरी बात है कि जैसे जैसे ज़्यादा ब्लीडिंग यदि किसी जोड़ में होता है तो बहुत सारे बच्चे अपाहिज हो जाते हैं, उनका घुटना खराब हो जाता है। और हमारे भारत में तो 80-90% बच्चे ऐसे हैं जो 15 से 20 साल की उम्र में अपाहिज हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। तो चोट से बचाना है, कोई भी दर्द की दवा अपने मन से नहीं देनी है। जैसे NSAID मेडिसिन कहते हैं, डायलोना है, ब्रूफेन है, नाइस है, कॉम्बीफ्लैम है, इस तरह की दवा से और ज़्यादा रक्तस्राव होगा, तो उनको अवॉइड करना है, गलती से भी नहीं दें किसी भी हीमोफीलिया मरीजों को। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जैसे कि मांस में कभी सुई लगता है, बहुत सारी सुई लगाई जाती है, उस तरह की सुई को अवॉइड करना है। जो वैक्सीन्स हैं वो लगने चाहिए, लेकिन उसमें भी बच्चे के डॉक्टर को बताना है कि इनको हीमोफीलिया है तो सबक्यूटेनियस जो है वो लगाया जा सकता है वैक्सीन। और कहीं भी किसी काम के लिए जाएं, किसी डॉक्टर के पास जाएं, दांत उखरवाना हो, चाहे नाक कान गले डॉक्टर के पास जाएं ना, तो उनको बताना है कि इनको हीमोफीलिया है, तो कुछ प्रिकॉशन लेनी चाहिए। हाँ, तो ये जो हीमोफीलिया है, इसका मतलब क्या कहा जाए कि इसका इलाज संभव है, ये पूरी तरह से क्यूरेबल है, और क्या ऐसा इलाज पटना में है? हाँ, तो जैसे हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें यदि ना, तो हीमोफीलिया के लिए जो सबसे क्यूरेटिव इलाज है वो जीन थेरेपी है, लेकिन वो अभी उपलब्ध नहीं है, वो अभी भी ट्रायल में है, लोग रिसर्च कर रहे हैं इस पर। तो उपाय क्या है? उपाय पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वह प्रिवेंशन है कि हम चोट लगने से बचें ना। दूसरा है कि यदि ब्लीडिंग होने लगी तो बहुत सारे फैक्टर अवेलेबल हैं, जैसे फैक्टर 8 उपलब्ध है, फैक्टर 9 उपलब्ध है, तो उनको हम लोग देते हैं, डोज वेट कैलकुलेट करके उसके बाद उसको देते हैं तो ब्लीडिंग रुक जाती है। दूसरा एक तरीका होता है कि बहुत सारे विकसित देशों में और हमारे देशों में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कि माता पिता अफोर्डेबल हैं,
तो उनको प्रोफाइलैक्टिक फैक्टर थेरेपी चलती है कि पहले से ही सप्ताह में 3 दिन उनको फैक्टर दी जाती है ताकि सीवियर हीमोफीलिया वाले जो है उनका फैक्टर लेवल थोड़ा बढ़ जाए, तो उनको चोट भी लगे तो ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। लेकिन इसमें बहुत खर्चा है, 18 साल की उम्र तक आपको सप्ताह में 3 दिन फैक्टर इंजेक्शन लगेगा, तो काफ़ी कॉस्ट है इन्वॉल्व है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बार बार किसी को फैक्टर लग रहा है ब्लीडिंग के कारण, ऑन डिमांड थेरेपी चाहे इसके कारण से, तो उसमें इनहिबिटर्स बन जाते हैं, शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है और वो फैक्टर बाद में ब्लीडिंग होने से भी जब नहीं रुकता है तो उसमें दूसरे तरह के इलाज किए जाते हैं। तो प्रिवेंशन है, हाँ, चोट से बचाना है, दर्द की दवा नहीं देनी है, आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना है, जहाँ कहीं भी सर्जरी के लिए जाएं, किसी भी काम के लिए जाएं तो बताना है कि इनको हीमोफीलिया है। और आपको जानकार आश्चर्य होगा कि बहुत सारे हीमोफीलिया मरीज़ हैं जिनको कि घुटने में सूजन है, घुटना ख़राब हो गया और उनको गठिया की दवा चलती रहती है। हमारे देश में 85% जो मरीज़ है हीमोफीलिया के, उनको पता ही नहीं है कि उनको हीमोफीलिया है, उनकी पहचान ही नहीं हुई है। 10-15% ही मरीज़ हैं जिनको कि पता है कि उनको चिन्हित किया जा चुका है। तो ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के जो प्रोग्राम हो रहे हैं आपकी मदद से और मीडिया की मदद से कि लोग सुने और इस तरह के किसी बच्चे को या किसी परिवार के मेंबर को सिम्टम हो तो ज़रूर आगे आकर के जांच करवानी चाहिए। एक सवाल मेरे मन में पनप रहा है डॉक्टर साहब कि ये जो बीमारी है, नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. कि क्या मतलब अगर इन सारी चीज़ों से बचा जाए तो ये बीमारी अपने आप में घातक है? हाँ, नहीं, बहुत सुंदर सवाल अपने बहुत सारे लोगों के परिवार लोगों के मन में भी इस तरह का सवाल रहता है। तो हीमोफीलिया में यदि ब्लीडिंग ना हो तो मरीज को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि उसको किडनी की खराब हो जाएगा या उम्र बढ़ने के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसा जीते हैं नॉर्मल ज़िंदगी। विकसित देश जो हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है ना, वहाँ क्या होता है कि फुटबॉल खेलते हैं, वो प्रोफाइलैक्टिक फैक्टर थेरेपी लेते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती है और सारे तरह की एक्टिविटी करते हैं। क्योंकि बार बार फैक्टर देना कॉस्टली है, इसलिए हमारे देश में बच्चों को दिक्कत होती है। तो ब्लीडिंग ना हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम परहेज़ करें, चोट से बचें। क्योंकि एक बार ब्लीडिंग हो गई तो जो फैक्टर है वो कॉस्टली है। सरकार भी जो है वो 1-2 डोज दे देती है, लेकिन जो रेगुलर सीवियर ट्रॉमा के लिए 7 दिन 10 दिन फैक्टर लगनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ हैं। तो यदि ब्लीडिंग ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे था और इसका थीम क्या है और क्या वजह है कि ये थीम रखा गया? हाँ, तो हीमोफीलिया डे जो है ना, वो फ्रैंक स्नैबल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की थी। हाँ, तो उसी के कारण से काफ़ी रिसर्च हीमोफीलिया पर हो रहा है, काफ़ी सोशल वर्क भी होता है। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये 17 अप्रैल का जो दिवस है वो मनाया जाता है। और इस बार जो थीम है वो है एक्सेस फॉर ऑल, मतलब जितने लोग हैं, जितने हीमोफीलिया के मरीज़ हैं, उनको एक तरह की सुविधा मिले। इसमें क्या होता है कि जैसे विकसित देशों में काफ़ी सुविधा है ना, काफ़ी फैक्टर मिलता है, उनके लाइफ नॉर्मल है। हमारे देशों में जैसे मैंने बताया 15 से 20 साल तक आते आते लोग अपाहिज हो जाते हैं। तो थीम ये है कि भाई सब लोग तो एक ही हैं, भले ही वो कहीं भी हों, किसी भी देश में हो, तो ऐसा इलाज हो, ऐसी स्थिति हो कि सबकी ज़िंदगी एक तरह की हो। तो ये कोशिश है कि हम सरकार से अनुरोध करें, सरकार से बात करें और इसको एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इंक्लूड कराया जाए। हीमोफीलिया एवं अदर जो ब्लीडिंग डिजॉर्डर्स हैं उसको इंक्लूड करा के और इस पे ध्यान दिया जाए। जैसे बहुत सारे बीमारियों के लिए सरकार मदद करती है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पैसे देती है, थैलेसीमिया है या ऐसा, तो हीमोफीलिया में भी प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी के लिए फैक्टर की व्यवस्था हो ताकि हमारे बच्चे जो जन्म लें वो उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो। तो यही थीम है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर Thank साहब। you. तो डॉक्टर अविनाश ने बहुत सारी बातें बताई हीमोफीलिया से रिलेटेड कि कैसे आप उससे बचें, अपने बच्चों पर ध्यान दें और ये जो बीमारी है वो किस तरह से बच्चे में आती है। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।